स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर्स में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो दोस्तों 12 अक्टूबर का तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास आ चुका है। समय कम है और तैयारी को धार देना ही हमारा मकसद है। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवरेज। इसमें मिलेगा आपको पिछले 2 साल की हर वो खबर जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अहमियत रखती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इनॉग्रेशंस को लेकर रहेगा। तो इसी तरीके से मैं अदर वीडियोस भी बनाऊंगा, जैसे डिफेंस से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री और एक्सरसाइजेज से रिलेटेड। तो वो वो भी मैं धीरे धीरे अपडेट करूंगा सेशन वाइज। तो आज का सेशन है इम्पोर्टेंट इनॉग्रेशंस को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम की तैयारी को। और दिस वीडियो विल बी होलिस्टिक कवरेज ऑफ लास्ट 2 years करंट अफेयर, जो कि अहमियत रख रहे हैं हमारे यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो इंडिया में बनाया गया है उसको इनॉग्रेट किया गया था जनवरी 2024 में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि उस सी ब्रिज का नाम क्या रखा गया है। तो उस सी ब्रिज का नाम है अटल सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया कि लॉन्गेस्ट जो समुद्र पे जो ब्रिज बनाया गया है इंडिया का, वो सबसे लंबा ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है और उसका नाम क्या है। उसके ब्रिज का नाम है अटल सेतु, जिसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं। ठीक है जी, आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट हो जाता है कि उसकी लंबाई कितनी है। उसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। उसकी लंबाई को लेके भी एक पहलू हो जाता है कि उस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि अटल सेतु जो इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का, उसकी लेंथ कितनी है। उसकी लेंथ है 21.8 किलोमीटर लॉन्ग। 2 पॉइंट्स हो गए। क्वेश्चन कैसे, मतलब ऐसे नहीं पूछेगा कि उसका नाम ही बताओ, वो पूछ सकता है उसकी लेंथ को लेके भी। तो उससे रिलेटेड भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। और ये भी पूछ सकता है ये किस किस एरिया को कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट करता है सेवरी जो मुंबई में पड़ता है, और नेवा सेवा इन नवी मुंबई में पड़ता है। मुंबई के अंदर सेवरी और नेवा सेवा इन नवी मुंबई। तो ये 3 पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर लोगे। और ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है कि ये क्वेश्चन यहीं पे आएगा, ये आ सकता है मैच द फॉलोइंग में भी, जहाँ पे एक पॉइंट होगा, एक तरफ होगा कि लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया, और एक तरफ ये ऑप्शन होगा अटल सेतु। तो वहां पे मैच द फॉलोइंग में भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो ऐसे सिंपलेस्ट जो मैंने दिया है वैसे भी हो सकता है, इसकी लेंथ को लेके भी क्वेश्चन हो सकता है, और हो सकता है कि ये किस एरिया को कनेक्ट कर रहा है उसको लेके भी हो सकता है, और हो सकता है मैच द फॉलोइंग में भी। तो आपको उस तरीके से सब तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, और इसका ये इमेज दिया हुआ है, Savory in Mumbai to Neva Seva in Navi Mumbai, 21.8 kilometer long, और नेम इज अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। देखो, संसार का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है यूपी पीसीएस के लिए भी, यूपी पीएससी मतलब यूपीएससी के लिए भी, और उससे भी मतलब जो भी एग्जाम जो हायर लेवल के एग्जाम है ना, उनके लिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो भाई इसका नाम है चेनाब ब्रिज। चेनाब नदी पे जो ब्रिज बनाया गया है वो हाईएस्ट ब्रिज ऑफ वर्ल्ड है। रेलवे जो रेल, जिसपे ऊपर से रेल गुजरेगी। तो चेनाब ब्रिज हो गया, उसका एक इमेज मैंने आपको यहाँ पर अटैच किया है, आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अगला ये भी पूछ सकता है इसकी हाइट कितनी है, जो इसके स्पेन लेंथ है उसका उस स्पेन की लेंथ कितनी है, उसको लेके भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उससे रिलेटेड भी आपको तैयार रहना है। ठीक है जी। तो ये इसकी हाइट को लेकर अगर पूछा जाएगा, ये 359 मीटर का हाइट का है। ये जो आपको हाइट का भी एक अंदाजा होना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि यूपी पीसीएस एग्जाम मतलब फिगर्स में भी क्वेश्चन का आंसर पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि यही पूछेगा कि सिंपल कि किस नदी पे बनाया है, इसका नाम क्या है ब्रिज का। वो पूछ सकता है कि उसकी हाइट कितनी है। तो हाइट भी आपको पता होनी चाहिए, हाइट है 359 मीटर्स। और ये किसका पार्ट है, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है प्रोबेबल। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। तीन ही तरीके से क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया, उसकी हाइट को लेके 359 मीटर, और ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है, और किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, चेनाब ब्रिज चेनाब रिवर के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया है। बस आपको इतना पता होगा, आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। हाइट को लेके ज्यादा फोकस करना, क्योंकि फिगर थोड़ा याद रखना, 350 प्लस के अराउंड आप याद रखोगे तो क्वेश्चन कन्वर्ट होने के चांसेस हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, जो चेनाब ब्रिज बनाया गया है कनेक्ट करता है कौन से दो डिस्ट्रिक्ट को, जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है ये ब्रिज। उन डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछ सकता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है रियासी एंड रामबान। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट को रामबान डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट कर रहा है, आर से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक अंदाजा अपने दिमाग में बिठा के रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि ये जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, किस टाइप का ब्रिज है, मतलब जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है वो किस तरीके की स्ट्रक्चर है, उसको बोलते क्या है, उसका नेमिंग क्या हो सकता है। तो उसको बोलते हैं भाई स्टील आर्क स्ट्रक्चर ब्रिज। स्टील से बनाया हुआ है और एक आर्क शेप दी हुई है उसको, इसलिए स्टील आर्क ब्रिज बोला जाता है। स्टील आर्क ब्रिज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। देखो जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ ना, मेन मेन पॉइंट, आपको एक किताब मतलब एक पेपर ले लेना है, मतलब अपना जो भी जिसमें आप नोट्स बनाते हो, उसमें मेन मेन पॉइंट्स को लिखते जाना, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम के लिए एक दो दिन बचेगा ना, तो आप ये मेन मेन पॉइंट्स को ही रिवाइज करोगे तो उसी से क्वेश्चन कन्वर्ट होने वाला है। लंबा लंबा थ्योरी पढ़ के कि इसके डीप में चला जाना कि ये ब्रिज क्या है, कौन कितना इसमें मतलब आर्क का ये क्या है वो क्या है, मतलब फालतू की बकवास पे नहीं घुसना है। सिंपल की जो क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकता है उसको ध्यान रखना है, तो उन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाना है। ठीक है जी। और इसके सेंट्रल स्पैन का जो लेंथ है वो है 467 मीटर, ये भी आपको एक अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, स्टील आरपीएच है, 467 सेंट्रल स्पैन का लेंथ है। इससे पहले इसकी हाइट भी उन्होंने बताई थी, वो 359 मीटर थी, उसको भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें और कुछ याद रखने जैसा नहीं है, बस इतना ही काफी है। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अभी एक और क्वेश्चन हो जाता है, एक और इससे इम्पोर्टेंट, रेलवे से इम्पोर्टेंट, इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, मतलब जिसके ऊपर से रेल पास होती है वो सी के ऊपर बना हुआ है। तो उसको क्या हो जाता है, जब रेल मतलब जिसकी शिप वगैरह को पास करना है ना, शिप वगैरह को पास करना है, तो वर्टिकली लिफ्ट होकर ओपन अप हो जाता है, जिससे कि सी अच्छे से पास हो जाए। तो ये मंडपम को रामेश्वर से जोड़ रहा है, रामेश्वर आइलैंड से मंडपम को, जो मेनलैंड तमिलनाडु के अंदर है, उसको रामेश्वर आइलैंड से जोड़ता है। तो ये इसका नाम क्या है, इसको नाम, इसकी नेमिंग किस नाम से दी गई है। ठीक है जी। मतलब ये रेलवे का ब्रिज है, उसको ओपन भी करके शिप्स को पास होने दिया जाता है। ये मंडपम तमिलनाडु में मेनलैंड रामेश्वर आइलैंड से कनेक्ट करता है। तो इसको नाम दिया, क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। इसको नाम दिया गया है न्यू पम्बन ब्रिज के नाम से। ठीक है जी। ये आपको पता रहना चाहिए। नोट डाउन वही करते जाना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। इसकी लेंथ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2.07 किलोमीटर। इंडिया का पहला है ये वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, 2.07 किलोमीटर लॉन्ग। इसने रिप्लेस किया जो पहला जो ओल्ड पम्बन ब्रिज था ना 1914 जो बनाया गया था, उसको रिप्लेस करके इसको बनाया गया है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद है, नाम आपको पता हो, इसका लेंथ आपको पता हो बस। इसका जो सेंट्रल स्पैन है ना, उसको ओपन अप करके उसको वर्टिकली लिफ्ट किया जा सकता है। तमिलनाडु के अंदर है भाई। बस इतना पता अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होने वाला है। इस तरीके का ये दिखता है। ये रेलवे की जो लाइन है ना, ये वैसे वर्टिकली लेफ्ट हो जाती है, वी शेप मतलब इन्वर्टेड वी शेप बन जाती है ये, और सी यहाँ से मतलब सी से यहाँ से पास हो जाता है। ठीक है। और जो सेंट्रल स्पैन है उसका लेंथ 63 मीटर है, जिसको लिफ्ट किया जा सकता है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है तो नोट कीजिए इसको, जो जिसको 63 मीटर को वर्टिकल लिफ्ट करके इसको पास पास डाउन होने दिया जाता है। अगर इतना नहीं रखना चाहते तो ये दो तीन पॉइंट आप लिख लोगे कि न्यू पम्बर ब्रिज के नाम से रहता है, उसका लेंथ इतना है, तो भी क्वेश्चन कन्वर्ट होने के चांसेस है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था, जैसे हमने तीन क्वेश्चन अभी डिस्कस किए, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, और तीसरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में लॉन्गेस्ट इंडिया का जो सी ब्रिज बनाया हुआ था, 21.8 लोग, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बनाया था अटल सेतु, तो उस पे उसके मैच द फॉलोइंग में भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो तीनों तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। सिंगल एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने लिखा है, इसका एक मैच द फॉलोइंग भी बन सकता है, तो उस तरीके से भी आप रिवाइज कर लेना, लॉन्गेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, और वर्टिकल लेफ्ट कौन सा है। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि कौन सा डैम, ये वाटर रिसोर्स को लेके क्वेश्चन है, मैंने टॉपिक भी मेंशन किया है, और आप इनको गो थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल से अच्छे से चेक कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि गलत पढ़ा रहा है टीचर। विच डैम प्लान्ड एज पार्ट ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर वाइड होगा ये, और इंडिया की फर्स्ट मेजर इंटरलिंकिंग डैम जाना जाता है उसको।
मतलब जो दो रिवर को कनेक्ट किया जा रहा है, केन बेतवा रिंग को इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अंतर्गत एक डैम बनाया जाएगा रिवर को इंटरलिंक करने के लिए। तो उस डैम का नाम ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर आपको डैम का नाम पता होगा तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होने वाला है। इसका नाम है दोधन डैम। दोधन डैम के नाम से इसको जाना जाएगा। और इसकी मतलब 2 किलोमीटर वाइड होगा ये। जो इसकी लेंथ है डैम की, वो 2 किलोमीटर तक है। और इसकी हाइट को लेके भी क्वेश्चन हो सकता है। हाइट है इसकी 70 मीटर हाइट, 77 मीटर हाइट। ठीक है जी। 2 किलोमीटर लेंथ और 77 मीटर हाइट है। इसको बनाया गया है अपस्ट्रीम ऑफ गेंगुए वियर इन केन रिवर विद इन द पन्ना टाइगर रिजर्व। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ये डैम बनाया जा रहा है, तो और जो ये केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इससे किस एनवायरमेंटल कंसर्न पैदा हो रहा है, किस टाइगर रिजर्व को लेके? वो हो रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व को लेके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है प्राइम, जिसका एम क्या है, इसका जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, प्राइमरी एम क्या है? इसका एम है कि जो केन से जो जो बुंदेलखंड रीजन है ना, उसके अंदर वाटर शॉर्टेज, वाटर स्केर्सिटी को खत्म करना। तो मेन एम यही है। तो इससे बेनिफिट होगा बुंदेलखंड रीजन को। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है कि किन दो रिवर, केन बेतवा जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, सॉरी ये नहीं है ऑप्शन, ये सी ऑप्शन होगा, केन और बेतवा। देखो जनरली मैं भी इसका आंसर ए लगा रहा था, केन पढ़ के ही सीधा। तो अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, उसके बाद ही ऑप्ट आउट करना है, मतलब ऑप्शन उसका पुट अप करना है। नेक्स्ट, वो डैम का, विच डैम, डैम की जो 2 किलोमीटर लॉन्ग 77 मीटर, वो हमने भी डिस्कस किया था दौधन डैम को लेके। अब वही इन्वायरमेंटल कंसर्न जिसको लेके पैदा हो रहा है, तो किस समर, कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट एरिया का सबमर्ज हो जाएगा? वो होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। ये मैंने बताया था। अब नेक्स्ट एमसीक्यू एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ इंडिया लोकेटेड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि जो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? एचसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये पहला नॉर्थ इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। तो उसका नाम क्या है? यहाँ पे देखिए भाई, उसका नाम है, देखो गोरखपुर पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि ये तो यूपी का है। ठीक है। पर गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है ना, जो GHAVP, ये हरियाणा के अंदर पैदा पड़ती है। तो उस तरीके से आप यूपी उत्तर प्रदेश इसका आंसर मत लगा देना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर आप गोरखपुर पढ़ के यूपी मत लगा देना, इसका आंसर है हरियाणा। ये फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है नॉर्थ इंडिया का फतेहाबाद में, वो हरियाणा के अंदर बन रहा है। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है इसको। इसमें क्या होगा, दो फेजेज में बनाए जाएंगे 700 मेगावाट के दो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। ठीक है। जिससे क्या होगा, रीजन को क्या पर्पज क्या होता है कि पावर सप्लाई, मतलब जो एनर्जी की पावर नीड्स है उनको प्रोवाइड, मतलब फुलफिल करना। अब इसके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है इसको डेवलप करने के लिए, जो ये गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है, इसको मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है? इसको देखो, अणु विद्युत परियोजना मतलब एटॉमिक, एटॉमिक का काम मेनली कौन कर सकता, कौन सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन करती है? वो करती है NPCI, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यही इसका आंसर होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर वो पड़ती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है मेस ऑब्जर्वेटरी को लेके, जिसको रिसेंटली हेनले लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया है। ये क्या स्टडी करेगी, किस फेनोमेना को स्टडी करेगी? पहला क्वेश्चन तो मेस ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, इतना नोट डाउन आपको करना है। क्वेश्चन सिंपल टर्म में ये हो सकता है कि मेस ऑब्जर्व जो इनॉग्रेट की गई है किसी फेनोमेना को स्टडी करने के लिए, वो कहाँ पे है? वो है हेनले लद्दाख के अंदर। हेनले लद्दाख हो गया। अब ये स्टडी करेगी चेरनेकोव रेडिएशन फॉर कॉस्मिक गामा रेज। इस फेनोमेना को स्टडी करेगी। तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये फेनोमेना होता क्या है। चलिए, इसमें क्या होता है कि भाई ये देखिए, ये ना जैसे कि सुपरनोवा, ब्लैक होल, और इन सब से जो कॉस्मिक रेज वगैरह आती है ना, उन सब को स्टडी करेगी ये मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट। इसका फुल फॉर्म है मेस का, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप है और एशिया की लार्जेस्ट है। वर्ल्ड की हाईएस्ट है और एशिया की लार्जेस्ट है। दो पॉइंट यहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट है, मतलब हाई, जहाँ पे इसको स्टेब्लिश किया गया वो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब दुनिया में इससे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे टेलीस्कोप लगाया नहीं गया। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है और एशिया का लार्जेस्ट है। तो ये दो पॉइंट भी आपको नोट डाउन होना चाहिए, फुल फॉर्म भी आपको नोट डाउन होनी चाहिए,
और इसको किस पर्पज के लिए बनाया गया है वो भी आपको नोट डाउन होना चाहिए, और कौन सी जगह पे है लेह लद्दाख वो भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। अब स्टडी क्या करेगा, जो वेरी हाई एनर्जी गामा रेज होती है ना, बाय डिटेक्टिंग चेरनोकोव रेडिएशन, जो हाई एनर्जी जो गामा रेज आती हैं वो जैसे ही इंटरेक्ट करती हैं चार्ज पार्टिकल, जो जैसे ही चेरनोकोव रेडिएशन होती है, जो ब्लू लाइट एमिट होती है ना, जब ये गामा रेज इंटरेक्ट करती हैं मीडियम के थ्रू, तो उससे जो चेरनोकोव रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, तो उसी को स्टडी करने के लिए इसको लगाया गया है। और इसका नेमिंग किसके बेसिस पे किया है, कि साइंटिस्ट थे चेरनोकोव, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो उसी पर्पज के लिए इसको लगाया गया है। और ये रेडिएशन कहाँ से निकलती है, गामा रे, जो हाई एनर्जी गामा रे, सुपरनोवा हो गया, ब्लैक होल हो गया, वहां से एमिट होती है। तो फुल फॉर्म अगर याद रखना है आपको, वर्ल्ड का हाईएस्ट है, एशिया का लार्जेस्ट है, ये याद रखना है, और अब ये क्या स्टडी कर रही है वो याद रखना है, और कहाँ पे प्रेजेंट है ये वो याद रखना है, बस कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है आपका, इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर डिजाइन आर&डी सेंटर इनॉग्रेट किया गया है 2 सिटीज के अंदर। पहला क्या है क्वेश्चन, कि सेमीकंडक्टर के डिजाइन के आर&डी सेंटर्स हैं ये, 2 जगह पे इनॉग्रेट किया गया है। बता दो भाई, नोएडा हो गया और बेंगलुरु हो गया। और कंपनी कौन सी है जो इनको मतलब जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, ये सेटअप बाय रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी का नाम भी आपको पता रहना चाहिए। और दूसरा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अप्लाइड मटेरियल ने भी बेंगलुरु में स्टार्ट करने की एक अनाउंस किया है। ठीक है। अभी आपको ये अनाउंस किया है, किया तो नहीं है ना अभी, तो ये इतना याद रखनी नहीं है, ये याद रखना है कि किसने स्टार्टअप कर दिया है, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ने, नोएडा और बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडिया का पहला बेम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल रिफाइनरी जिसको गोलाघाट असम में इनॉग्रेट किया गया है, जिसकी कैपेसिटी 3 लाख मीट्रिक टन है। तो उसका नाम क्या है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछा है, नाम है नुमालीगढ़ बेम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी, जिससे बेम्बू को यूज करके बायो इथेनॉल बनाया जाएगा रिफाइनरी के अंदर। जैसे इथेनॉल जो इथेनॉल मिक्सिंग वाले फ्यूल जो होते हैं उसमें उसको यूटिलाइज किया जाएगा फर्दर। तो लोकेशन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम में, और रिफाइनरी का नाम क्या है, नुमालीगढ़ बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी। बस 2 पॉइंट याद होंगे, क्वेश्चन कन्वर्ट। और एक और पॉइंट इसमें हो सकता है इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट वेंचर है फिनिश पार्टनर्स के साथ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ज्वाइंट वेंचर करके इसको स्टेब्लिश किया गया है, फिनिश पार्टनर्स। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो 2025 में न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, वो किन टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा था? देखो आजकल आपको पता ही होगा किन टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बात हो रही है ईवीज पे और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। तो यही इस भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का मेन पर्पस था, इन्हीं टेक्नोलॉजी पे फर्स्ट, क्योंकि फ्यूचर ही है, तो इन्हीं पे बात की जाएगी। तो ऑप्शन इसका इसका तो मतलब अगर थोड़ा भी न्यूज कोई सुनता होगा तो आंसर लगा देगा। ठीक है जी। जैसे हाईलाइट किया गया था, इनोवेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल एंड क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशन। इसका मेन पर्पस मतलब क्यों इन पे ज्यादा एम्फेसिस डाला जा रहा है, ट्रांजिशन टुवर्ड सस्टेनेबल एंड लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बस इतना आपको पता होगा, क्वेश्चन कन्वर्ट होगा। थीम क्या थी इसकी, जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो था उसका थीम आपको पता होना चाहिए। अब थीम भी एक तरीके से देखोगे तो न्यू न्यू एरा की जो एनर्जी फील्ड है उन पे फोकस किया जा रहा है, जैसे ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे। तो वो बियॉन्ड बाउंड्रीज से बाहर जाना है, को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। ये इसका ऑप्शन आंसर है। इंडिया का जो विजन है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ईवीज को लेके क्या है, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को लेके क्या है, और ग्लोबल पार्टनरशिप कैसे एस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया ऑटोमोटिव सेक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है वेव्स 2025 समिट को लेके, जिसको मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसका मेन पर्पस क्या था, किस सेक्टर को ये प्रायोरिटाइज कर रहा है, फोकस किस पे कर रहा है? देखो वेव्स समिट फोकस करता है जो एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री है उसको लेके, ओटीटी, गेमिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, सब पे फोकस करता है। ठीक है। वेव्स का फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ये भी आपको नेमिंग आपको याद रहनी चाहिए। ये क्या, और इसका कनेक्टिंग क्रिएटर कनेक्टिंग कंट्रीज, एवीसीजी भी एक टर्म होती है इसके अंदर, उसका भी आपको फुल फॉर्म पता होगा तो अच्छा रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, जो स्टेच्यू ऑफ वेलर जोरहाट के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, किस लीजेंडरी हिस्टोरिकल फिगर को डेडिकेटेड है? स्टेच्यू ऑफ वेलर, तो भाई ये वीर लचित बोरफुकन है ना, उनको डेडिकेट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था।
तो अभी देख लीजिए, इसकी हाइट को लेके भी क्वेश्चन हो सकता है भाई। हाइट 120 फीट टॉल है। हाइट भी आपको नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये पूछा सकता है जोरहाट के अंदर वीर लचित बोरफुकन का जो स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है उसकी हाइट कितनी है। इस पे भी क्वेश्चन आपने प्रीवियस रिकॉर्ड में देखे होंगे एग्जाम, अगर आप टेस्ट सीरीज में भी आपको एग्जाम क्वेश्चन इनकाउंटर हो सकता है, और आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। ये कई अहोम जनरल थे जिन्होंने असमीज आर्मी को लीड किया था मुगल्स के अगेंस्ट इन बैटल ऑफ सरायघाट। ये स्टैटिक का एक क्वेश्चन हो जाता है कि अहोम अहोम जो जनरल थे लचित बोरफुकन ने असमीज आर्मी को मुगल्स के अगेंस्ट किस बैटल में लीड किया था। बैटल ऑफ सरायघाट 1671 के अंदर। इतना भी आपको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता रहना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, छत्रपति शिवाजी महाराज का इंडिया के अंदर राजकोट फोर्ट में सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में जो एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है उसकी हाइट को लेके एक क्वेश्चन है। उसकी हाइट कितनी है भाई। उसकी हाइट है 91 फीट। तो इसमें नोट डाउन करने वाली दो बात है, एक तो हाइट को लेके, और ये महाराष्ट्र के अंदर टॉलेस्ट स्टैचू है, और लोकेशन राजकोट फोर्ट सिंधुगढ़। ये तीन चार पॉइंट आप लिखोगे तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होगा 91 फीट। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, इंडिया का पहला डेडिकेटेड बायो साइंस एंड हेल्थ केयर रिसर्च हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच आईआईटी। किस आईआईटी के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया। बायो साइंस एंड हेल्थ केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विच आईआईटी। ये किया गया है बॉम्बे के अंदर। अब बायो साइंस और हेल्थ केयर से रिलेटेड इसमें आर&डी की जाएगी, रिसर्च की जाएंगी, जिसके बेसिस पे इंडिया के हेल्थ सेक्टर को सहायता मिले। जिसमें क्या किया जाएगा, जो हेल्थ केयर हब है ना, एडवांस पीएचडी एमटेक उन सब पे फोकस किया जाएगा, और इसको कोलैबोरेट किया गया है वदावनी फाउंडेशन के साथ मिलके। ये भी आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ नॉक सोलर पीवी प्रोजेक्ट फोटोवोल्टिक सेल प्रोजेक्ट एनटीपीसी ने जो राजस्थान में डेवलप कर रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो एक तो आपको पता चाहिए एनटीपीसी जो राजस्थान में स्टेब्लिश कर रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नॉक सोलर पीवी प्रोजेक्ट। उसकी कैपेसिटी को लेकर क्वेश्चन है। उसकी कैपेसिटी है 375 मेगावाट। अब ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं हम एक साथ में इतना कैपेसिटी स्टेब्लिश नहीं करते, फेजेस में करते हैं, मतलब अलग अलग, या तो फेजेस होंगे या लोकेशन अलग अलग होंगे। तो उस तरीके से दो तीन लोकेशन है, वो भी आप गो थ्रू कर लेना इसमें। ठीक है। तो एनटीपीसी ने राजस्थान के अंदर नोक सोलर पीवी प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया है। उसकी कैपेसिटी है 7735 मेगावाट। और ये किसको मीट कर रहा है, इंडिया का जो टारगेट है 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 के, उसको ये हेल्प कर रहा है अचीव करने में। एनर्जी ट्रांजिशन दिखा रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, जो इंडिया एनर्जी वीक 2025 में हेल्ड की गई है वो कहाँ पे की गई है, उसकी लोकेशन पूछ रहा है। एनर्जी वीक, एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, एनर्जी वाली जो मिनिस्ट्री होगी उसके अंदर आएगा। जो मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको दिमाग में आना चाहिए क्या क्या पॉइंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। पहले बात तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, लोकेशन पूछ रहा था भाई, वेन्यू पूछ रहा था, यशस्वी कन्वेंशन एक्सपो सेंटर न्यू दिल्ली हो गया। ठीक है। अब इस एनर्जी इंडियन एनर्जी वीक 2025, अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड FIPI, इन दो के अंदर इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, मतलब जो ये हेल्ड की गई, ऑर्गेनाइज की गई थी इंडियन एनर्जी वीक, उसको किया गया था। तो ये क्या होगा कि इसमें क्या, ऑयल गैस रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाइड्रोजन क्लीन टेक इंडस्ट्री सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा और डिस्कशन किया जाएगा एनर्जी के फ्यूचर को लेके। इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने, और सपोर्टेड बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, इनके साथ इनको सपोर्ट मिला है। ठीक है। अब बात की गई होगी मेनली न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन मेन जो गोल है इंडिया का अभी, टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। तो हाइड्रोजन बायोफ्यूल ईवी CCU कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज एंड ग्रीन फाइनेंस को लेकर इसमें बात की गई थी। मिनिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए, और कौन सपोर्ट किया था, FIPI के पता होना चाहिए, किस पे बात की गई थी और लोकेशन क्या थी। और इंडिया का जो नेट जीरो का टारगेट है वो 2070 है, उसी को मीट करते हुए उसको स्टेप मतलब जो ऑर्गेनाइज किया गया था। सेला टनल कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, एक क्वेश्चन हो गया। सेला टनल, अब इस टनल ने एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड स्टेब्लिश कर दिया भाई। ये क्वेश्चन इससे सेला टनल की लोकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये सेला जो टनल है ना, ये लॉन्गेस्ट ट्विन लेन, मतलब दो लेन वाली टनल है। कितने एल्टीट्यूड पे, 13,000 फीट पे वर्ल्ड की ट्विन लेन टनल बनाई गई है, सेला टनल, अरुणाचल प्रदेश के अंदर।
वर्ल्ड की हाईएस्ट है ये, और 13,000 फीट पे पड़ती है, ट्विन लेन टनल है। बस इतना आपको पता होगा, एक लोकेशन है उसकी, और ये वर्ल्ड का इसका रिकॉर्ड क्या एस्टेब्लिश किया है, क्वेश्चन कन्वर्ट। रिवीजन करते रहना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपने सुन लिया तो क्वेश्चन नहीं होगा भाई। हजारों कंटेंट क्रिएटर हैं, एजुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, तो हर मतलब पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होने वाला है। पॉइंट्स में बताते जा रहा हूँ, नोट डाउन करना और रिवाइज करना बार बार। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे आप। और इसको जैसे बॉर्डर पे जो भी लोकेशंस रहती है ना जनरली, तो वहां पे जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे टनल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनको मेनली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही उनका बिल्ड करता है उनको। ये भी क्वेश्चन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि यहाँ पे ये टनल किसने बनाई, या मतलब ये रोड कौन बनाया, तो बॉर्डर पर जो भी एरिया है उसके अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बिल्टअप करती है। ये कनेक्ट क्या करेगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग, जिससे क्या होगा, एक तो स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी, मतलब जो हमारी आर्मी वगैरह मूव करें, अगर इंडो चाइना बॉर्डर पर, वहां पे बॉर्डर है जो इंडिया चाइना के बीच में वॉर वगैरह छिड़ता है, तो उस टाइम पे हमारा जो आर्म फोर्स है जो इजीली मूव कर पाए, और जो सिविलियंस जैसे टूरिस्ट वगैरह हो गए, सिविलियंस हो गए, उनको भी बॉर्डर रीज में इजीली मूवमेंट में हेल्प, फायदा मिले। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, केबल पे ये ब्रिज स्टे करता है, और ये रेल, इसके ऊपर रेलवे चलती है, तो उसके बारे में ये पूछ रहा है, उसका नाम क्या है। ये अंजी खाद ब्रिज है, इसका नाम क्या है, अंजी घाट ब्रिज, इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है ये, अंजी घाट ब्रिज। ये कनेक्ट करेगा कटरा और रियासी को एरिया को जम्मू कश्मीर में। हाईलाइट करता जा रहा हूँ, याद रखते जाना। और ये भी पार्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का। ऐसे ही हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, एक ब्रिज बना था चेनाब ब्रिज, वो भी इसी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट था, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। वहां पे रियासी और रामबान एरिया को कनेक्ट कर रहा था, यहाँ पे कटरा और रियासी को कनेक्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसकी लेंथ को लेकर बात पूछ लेते हैं, तो टोटल लेंथ 473.25 मीटर है इसकी, अंजी खात ब्रिज की। ठीक है जी। इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज है ये। इसको बनाया गया है, जो अंजी रिवर है वो ट्रिब्यूटरी चेनाब की, उसके ऊपर इसको बनाया गया है। एक और इम्पोर्टेंट, इसकी हाइट को लेके 331 मीटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जो चेनाब ब्रिज पे जो था उसका हाइट था 359 मीटर, और इसका है 331 मीटर। तो ये पॉइंट्स भी आपको दिमाग में, जैसे मैं अभी रिवाइज मैं बता पा रहा हूँ ना आपको, उसी तरीके से आप भी बार बार पढ़ोगे तो आप भी बता पाओगे। आप भी अगर नोट डाउन करोगे, अच्छे से देखोगे डेली उठ के, तो आपका भी रिवीजन वीकली हो पाएगा, तो आप भी कन्वर्ट कर पाओगे, और क्वेश्चन भी आपका इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डेवलप कौन कर रहा है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए, और उसकी हाइट भी आपको पता होनी चाहिए, और इसको डेवलप कौन भी कर रहा है, और किस रिवर के ऊपर है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, और किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, और किस किस को कनेक्ट कर रहा है। और ये क्या करेगा कि क्रूशियल लिंक है कश्मीर वैली को कनेक्ट करने के विद रेस्ट ऑफ इंडिया बाय रेल। रेल से कनेक्ट करेगा कश्मीर वैली को, क्रूशियल लिंक का एक तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके का दिखाई देता है। इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा बन जाएगा जब कंप्लीशन हो जाएगा, अभी तो टेरी डैम है। अभी अगर इससे अगर वो बन गया, मतलब जब जब तक वो उसका जो कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो जाएगा, इनोग्रेट हो जाएगा, तो वो इंडिया का हाईएस्ट डैम बन जाएगा। तो उस डैम का नाम होगा दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगा ये दिबांग। तो अभी टेहरी है, उसके बाद वो दिबांग बन जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगा। 270 मीटर टॉल कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा ये, जिसको एनएचपीसी कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर है, वो डेवलप उसको कर रही है। टेरी डैम की जो हाईएस्ट है अभी 260 मीटर है, उसके बाद 278 मीटर होने पे ये एनएचपीसी के द्वारा बनाया जाने वाला दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। बस इतना ही आप याद रख लो, क्वेश्चन कन्वर्ट है यहाँ पे। क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इनोग्रेट किया गया 2025 में मेटकल पे हाउस दिल्ली के अंदर। इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेब्लिश किया है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके इसको किया डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अब इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर ही बात की जाएगी, दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये क्या होगा, एम करना एडवांसिंग इंडिजीनियस क्वांटम टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन। जो क्वांट डीआरडीओ मेनली क्या करती है, डिफेंस सेक्टर में ही काम करती है, तो उसी का जो क्वांटम टेक्नोलॉजी अभी जो इन न्यूज रहती है, मतलब जो है जो फ्यूचर है, उसी को कैसे उसको एडवांस किया जाए टू इंटीग्रेट विद द डिफेंस सेक्टर, वो मेन पर्पज है इसका। इसलिए इसको वहां पे स्टेब्लिश किया गया रिसर्च सेंटर।
स्काउट एंड डिलीवर ड्रोन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। एक ऑटोनोमस स्काउट एंड डिलीवर ड्रोन बनाया है, इनिशिएटिव है ये ड्रोन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। मतलब इसमें क्या होगा, ड्रोन्स की हेल्प से डिजास्टर वाली लोकेशन पे डिलीवरी की जाएगी। तो उसको मतलब ये किस मतलब लॉन्च किया गया है इंडिया में, उसका नाम क्या है, नाम को लेके क्वेश्चन है। तो इसका नाम है निडर, अंडर स्वायन इनिशिएटिव। निडर नाम दिया गया है इसको, स्वायन इनिशिएटिव के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करेगा। इसमें ड्रोन बनाए जाएंगे स्क्वाड्रन डिलीवर। तो नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है निडर की। और इसको स्वायन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम आईटी के अंदर पड़ेगा, उसके अंदर इसको बनाया जा रहा है, लॉन्च किया गया है। ये ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके बनाया जा रहा है। इंडिया का जो विजन है ग्लोबल ड्रोन हब 2030 तक बनने का, उसके अंतर्गत इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को लेकर। डॉल्फिन मेजरली कहाँ पे पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडिया और एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया गया है। ये किया गया है पटना बिहार में, क्योंकि बिहार के अंदर ही सबसे ज्यादा डॉल्फिन मिलती हैं। तो गंगा रिवर के में मिलती हैं, तो गंगा रिवर के क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेगा, रिसर्च ऑन गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स, इंडिया नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ये भी आपको पता नहीं चाहिए, इंडिया का जो पानी का एनिमल है नेशनल, वो डॉल्फिन है। वो गंगा रिवर पे ये रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है बिहार के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है जो नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टैब्लिश टू मैनेज वाइल्ड हेल्थ एंड कंजर्वेशन। मतलब जो नेशनल रेफरल सेंटर स्टैब्लिश किया गया है जानवर मतलब वाइल्ड लाइफ को लेके, वो जो काम करेगा मैनेज करेगा वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड कंजर्वेशन को लेके, उसको किस लोकेशन पे इनॉग्रेट किया गया है। वो किया गया है न्यू पिपेलिया, जूनागढ़, गुजरात के अंदर। जूनागढ़ के अंदर मतलब गुजरात के अंदर स्टैब्लिश किया गया है इसको। जो मेन पर्पज क्या है, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो उनको मतलब जो बीमारी वगैरह फैलती है उन सब पे रिसर्च वगैरह करेगा, सर्विलेंस करेगा, डायग्नोस्ट करेगा, ट्रीट करेगा, हेल्थ मैनेजमेंट पे मेनली ये काम करेगा। इसका मेन पर्पज जूनागढ़ न्यू पिपेलिया। रिसेंटली दो कैंपस सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेट किए गए हैं, उनकी लोकेशन पूछ रहा है। अब संस्कृत पे इतना पैसे क्यों दिया जा रहा है, जो कि जो अपना ओल्ड जो वे ऑफ लर्निंग था उसको इंटीग्रेट करना फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग के साथ, ये इसका मेन पर्पज है। एकलव्य कैंपस अगरतला त्रिपुरा के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। और दूसरा श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस देवप्रयाग उत्तराखंड। उत्तराखंड और त्रिपुरा दो लोकेशन। एकलव्य नाम से दिया गया अगरतला में, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब ज्यादा होती है। और श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस देवप्रयाग में दिया गया, क्योंकि देवप्रयाग देव की भूमि, तो इसलिए वहां पे इस तरीके से नाम दिया गया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। मेन प्रोविजन ने बता ही दिया था आपको, ये स्टेब्लिश सेंटर संस्कृति 2020 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर है जो अभी स्टेब्लिश किया गया था इसी साल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर है भाई उसका निजामाबाद तेलंगाना के अंदर। इसी साल इस बोर्ड को स्टेब्लिश किया गया है। और इसके पहले पल्ले गंगा रेड्डी इसके पहले चेयरपर्सन भी बने, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब मेन पर्पज क्या है इसका स्टेब्लिश करने का इस बोर्ड को, कि जो इंडिया की जो टर्मरिक की वैल्यू चेन है ना, और ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट के लिए उसको बढ़ावा देना, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करना, तो फार्मर को एक तरीके से अच्छा पैसा मिल पाए, और हमारा जो ब्रांड वैल्यू हमारे इंडिया के टर्मरिक की वो बढ़ पाए वर्ल्ड वाइड। कर्तव्य भवन जो दिल्ली में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, वो क्या है, ये क्या है भाई, ये एक एक तरीके से बिल्डिंग बनाई जा रही है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट के हाउसिंग करने के लिए। मल्टीपल जो मिनिस्ट्रीज है ना, सारी मिनिस्ट्री को एक तरीके से एक जगह पे लाना, एक ही बिल्डिंग के अंदर एक जगह पे लाना, उनके ऑफिस उसी के अंदर उनका काम बार चलेगा। तो उसी उसी प्रोजेक्ट को रखते हुए कर्तव्य भवन बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या होगा, पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्ता डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है। मॉडर्नाइज करना, कंसोलिडेट करना गवर्नमेंट ऑफिस को, मतलब एक जगह पे लाना। और अभी जो CCS 3 को इनॉग्रेट किया गया है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरी बिल्डिंग, इसमें क्या होगा, कुछ मिनिस्ट्री होम होम अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर, रूरल डेवलपमेंट, MSME, पेट्रोलियम नेचुरल, DOPT, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट औजार ऑफिस को उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। तो क्या होगा, एक तो जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं इनमें कुछ इनके फायदे हैं। फायदे क्या है कि जो एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट सिस्टम इसमें स्टेब्लिश किया गया, जिसमें एनर्जी को सेव किया जाएगा। ठीक है। सोलर पावर यूनिट्स भी इंस्टॉल की गई हैं।
दूसरा इसमें जो एक क्वेश्चन इसका ये बनता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। जीरो डिस्चार्ज वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, मतलब जो वेस्ट होता है ना उसको भी रिसाइकिल करके यूटिलाइज किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। इसको कर्तव्य भवन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये हाउस ऑफ ड्यूटी है जो रिफ्लेक्ट करता है कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी कर्तव्य को ये सिंबलाइज कर रहा है। और दूसरा है पैसा बचेगा, क्योंकि पहले बहुत सारे रेंट आउट लीज 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 बेसिस पे ऑफिस बिखरे हुए थे, जैसे नाम था शास्त्री भवन, निर्माण भवन, उद्योग उद्योग भवन, कृषि भवन, तो उनको एक कंसोलिडेट करके एक जगह पे लिया जा रहा है। तो कर्तव्य भवन 3 को अभी इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये थे इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन जो भी रिलेवेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस 2025 के लिए ऑन 12 ऑफ अक्टूबर। अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए उनको नोट डाउन कीजिए, बार बार मल्टीपल टाइम, मतलब एक से ज्यादा पेज इन क्वेश्चन, जो भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए डाले थे यहाँ पे, एक एक पेज के अंदर आप पूरा नोट डाउन कर सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। डेली एक बार उठ के देख लीजिए, एक डेली नहीं देख सकते तो वीकली देखिए, ताकि आने एग्जाम आने तक आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। ये इस सीरीज का पहला वीडियो था यूपीपी से 2025 को टारगेट करते हुए। इसी तरीके से मैं आने वाली वीडियोस में डिफेंस सेक्टर को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, साइंस को लेके, पॉलिटी को लेके, हिस्ट्री को लेके, डिफेंस की एक्सरसाइज को लेके और भी वीडियोस बनाऊंगा, जो भी जो महत्व रखेंगे ओनली यूपीपीसीएस 2025 एग्जाम के लिए। उसी तरीके से एग्जाम क्वेश्चंस को सेट करूंगा जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे आपको हेल्प मिले आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और मैं अपने वीडियोस, जो अपने पीडीएफ वीडियोस के लिए मैं जो यूज कर रहा हूँ, उसमें क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिसाइज तरीके से हाईलाइटेड रख रहा हूँ, और वीडियो में बीच में भी आपको बताता जा रहा हूँ किस तरीके से आपको उस पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, ताकि आपको आने एग्जाम जब आपका आए तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, आपको मेन मेन पॉइंट देखने होंगे जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, आप इजीली रिवाइज कर पाए। तो जितना आज के लिए काफ़ी है मुझे लग रहा है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जाएँ किस पे आप अगला वीडियो चाहते हैं। थैंक यू ऑल।